और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ट्रीटमेंट। ये हमने पहले भी देख लिया था। अनस्टेबल में एंटीकोआगुलेशन है, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, बीटा ब्लॉकर, रेस इनहिबिटर्स और स्टैटिन्स हैं। और स्टेमी में साथ रिपरफ्यूजन थेरेपी। कार्डियोमायोपैथीज 3 तरह की होती हैं। सबसे कॉमन डायलेटेड है, फेमिलियल या आइडियोपैथिक कॉज हो सकता है। टीटीएन जीन की म्यूटेशन होती है जो कि टाइटिन प्रोटीन को एनकोड करती है। अब डिफरेंट etiologies हैं। ड्रग्स में डॉक्सोरोबिसिन इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शंस में कॉक्सैकी बी वायरस। इसके अलावा फाइंडिंग्स में S3 साउंड मिलेगी और सिस्टोलिक मरमर। इसके अलावा हार्ट पे बैलून अपीयरेंस मिलेगी हार्ट की, और इसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा क्योंकि हार्ट की डायलेटेशन होगी है ना, तो उसको सिस्टली में प्रॉब्लम होगी, यानी कंट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मिलेगी हमें। इसके अलावा एक टर्म होती है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, जिसको टैकोक्सुबो कार्डियोमायोपैथी या फिर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जब सिंपथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर एपिकल बलूनिंग हमें मिलती है। उसके बाद है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हम हुक्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना कार्डियक टिश्यूज़ की, तो और उसकी वजह से क्या होता है कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, यानी कि उसको फिलिंग में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका एरिया ही कम हो गया है। 60 से 70% केसेस इसके फैमिलियल होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व हैं वो मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी और बीटा मायोसिन हैवी चेन है। और इसमें जो एमसीक्यू आता है कि यंग एथलीट्स में सडन डेथ हो जाती है इसकी वजह से। फाइंडिंग्स में S4 सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज हैं उनको बंद कर देना है, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करने हैं, और इसमें हमें कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मिलेगी। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्टिव है उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। पोस्ट रेडिएशन हो सकती है, लोफ्रल एंडोकार्डाइटिस या फिर एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, माइलोइडोसिस और सार्कोइडोसिस में भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। और लोफ्रल में क्या होता है कि ये हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी हमें हिस्टोलॉजी पे इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स दी हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, कार्डिक पंप का डिसफंक्शन होता है, इसकी वजह से कंजेशन और लो ब्लड फ्लो मिलेगी हमें। सिम्पटम्स में फिर डिस्निया, ऑर्थोपनिया, फटीग, S3, पिटिंग एडीमा। 2 तरह का होता है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम होगी, सही तरह से हम पंप नहीं करेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी जो पीछे वॉल्यूम बचेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये ऑफन MI या इस्कीमिया की वजह से होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। डायस्टोलिक में क्या होता है कि इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन तो प्रिजर्व्ड होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी नॉर्मल होता है, बट कंप्लायंस जो है वो कम हो जाती है, यानी हार्ट की फिलिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और ये हमने देखा था कि हमें हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में मिलती है। अब ऑफ़न क्या होता है कि राइट हार्ट फेलियर लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से होता है, लेकिन अगर आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर हो किसी भी पल्मोनरी कॉज़ की वजह से तो उसको हम कोर पल्मोनियल बोलते हैं, ये भी एक एमसीक्यू है, ठीक है। और लेफ्ट हार्ट फेलियर में और राइट हार्ट फेलियर के सिम्पटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जब हार्ट सही तरह से पंप ही नहीं करा तो बैक फ्लो होगा इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा मिलेगा। ऑर्थोपनिया होगा, जब पेशेंट लेटेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। वीनस रिटर्न भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगी। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, यानी कि पेशेंट जो है वो नींद से उठ जाएगा क्योंकि उसको ब्रेथलेसनेस होगी, और जब वो लेटा होगा तो वीनस रिटर्न भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, पेरिफेरल एडिमा भी होगा। जबकि राइट हार्ट फेलियर को कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या, जब राइट हार्ट पंप ही नहीं सही तरह से कर रहा तो ऑब्वियसली पीछे से जो ऑर्गन से ब्लड आ रहा है वहाँ पे कंजेशन शुरू हो जाएगी, जैसे कि लिवर में कंजेस्टिव का हेपेटोमेगाली होगी, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस होगी टू दी पोर्टल फ्लो। इसमें कार्डिक सिरोसिस भी हो सकता है, यानी कि हार्ट फेलियर की वजह से लिवर का सिरोसिस भी हो सकता है, जिसमें हमें नटमेग लिवर मिलता है ग्रोस अपीयरेंस पे। जेवीपी भी ज़्यादा हो जाएगी और पेरिफेरल एडीमा भी हमें मिलेगा।
ये वही दिखाया हुआ है कि रिड्यूस रिजेक्शन फ्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है इन सिस्टोलिक डिसफंक्शन, और ये प्रिजर्व्ड रिजेक्शन फ्रैक्शन यानी इसमें कंप्लाइंस कम है इन केस ऑफ डायस्टोलिक डिसफंक्शन। नेक्स्ट कम्स द हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे एनीमिया हो गया या फिर सीवियर ओबेसिटी, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद शॉक आ जाता है। शॉक में क्या होता है कि इनएडुकेट ऑर्गन परफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ को जो है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। पहले तो ये रिवर्सिबल ही होती है, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। अब इसमें टाइप्स हैं हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। सबसे पहले अगर हाइपोवोलेमिक को देखें तो इसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम डिप्लीशन है, किसी भी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, हेमरेज, डिहाइड्रेशन या बर्न्स की वजह से। तो इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि किस शॉक में किन इन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी स्किन देखनी है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर यानी लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर, यहाँ फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर, कार्डिक आउटपुट देखना है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस और जो वीनस के टर्न में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है। अगर हम हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहले देखें तो ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम कम है, तो सारा कुछ ही हमें कम मिलेगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर भी कम होगा, जो पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल का फिलिंग प्रेशर भी कम होगा। जब फिलिंग कम होगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, और जो वापस आ रही होगा ब्लड उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम ही होगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होती है कि जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी ने कंपनसेट भी तो करना होता है ना लो वॉल्यूम को, तो उसकी वजह से जो पेरिफेरल वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाती हैं ताकि वॉल्यूम प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। तो इसमें जो है वो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम कार्डियोजेनिक शॉक का देखें, इसमें क्या होता है कि मेनली लेफ़्ट हार्ट का डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही कम हो जाती है किसी भी वजह से। एमआई हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कोई भी एरिथमिया हो गया, ठीक है? अब हार्ट सही तरह से पंप ही नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली जो इसमें मेन चीज़ होगी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो उसकी वजह से जो है वो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी उसकी कंपनसेशन में, और एसवीओ2 भी कम ही होगी इसमें। अब इसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है? इसमें ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, इसमें कम थी क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही कम था। कार्डियोजेनिक में देखें तो इसमें वॉल्यूम तो ठीक आ रहा है ना, यानी हार्ट फिल भी ठीक तरह से कर रहा है और वीनस रिटर्न भी ठीक आ रहा है, ठीक है? अब इसमें जो है वो पंप नहीं कर पा रहा हार्ट, ठीक है? पीछे से ब्लड जो है उसका प्रेशर बिल्कुल ठीक है, तो पीछे से जब ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक तरह से पंप नहीं होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक तरह से ब्लड को पंप नहीं कर रहा, और पीछे से भी ब्लड का स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा, वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर हमें ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को देखें ना, तो इसमें क्या होता है कार्डियक पल्मोनरी ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, 2 या तो लंग्स में किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, हार्ट में। हार्ट में कार्डियक टैम्पोनेट और लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज़्म या फिर टेंशन निमोथोरैक्स। इन दोनों में भी अब मेन काम यही हुआ है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो गया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो ऑब्वियसली फिर सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। और इन दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का डिफरेंस है इसमें, कि इसमें जो है वो कम है और इसमें ज़्यादा है, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज़्म में कैपिलरी वेज प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि कोई एम्बोलस की वजह से ही निमोथोरैक्स हुआ है या फिर सॉरी पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हुआ है ना, तो उसकी वजह से जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जबकि कार्डियक टैम्पोनेट में हार्ट के अराउंड फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है? तो उसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पीछे हार्ट का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, बैक फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और इन तीनों शॉक्स में क्या होता है कि कोल्ड क्लैमी स्किन होती है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमने देखना है कि इसमें सिस्टेमिक वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। अब इसमें भी 2 तरह के कॉजेज़ हैं, या तो सेप्सिस होगा या सीएनएस की इंजरी, और इसमें हमें स्किन जो है वो वार्म और ड्राई मिलेगी। बाकी सब में कोल्ड है और इसमें वार्म और ड्राई स्किन मिलती है हमें। अब इसमें
जो मेन चीज़ होती है ना वो ये होती है कि सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है सेप्सिस की वजह से, ठीक है। तो मेन चीज़ हमने ये इसमें याद रखनी है। अब इसमें जो है वो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो गया और इसमें कम हो गया, ठीक है। वास्कुलर रेजिस्टेंस जब कम होगी तो ऑब्वियसली कार्डिक प्रेशर आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इसमें सीएनएस की इंजरी है तो यानी कि हार्ट जो है वो ठीक तरह से फंक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। जो सिम्पैथेटिक फंक्शंस हैं वो ठीक तरह से काम ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सीएनएस की इंजरी हो गई है। तो ऑब्वियसली वो ठीक तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम ही हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है। बाकी इनमें भी सीवीपी और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो कम ही मिलेगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, इन सब में कोल्ड स्किन है और इसमें वार्म स्किन है ड्यू टू वेज़ोडाइलेशन। इन सब में हमें सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस का ज़्यादा मिलती है क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम होता है। जबकि इसमें मेन चीज़ होती है कि सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ही कम हो जाती है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ़ एक ही कंडीशन है जिसमें कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ड्यू टू एनी सेप्सिस। उसके बाद अगर हम कार्डिक टैम्पोनेट को देखें तो इसमें हार्ट के अराउंड जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस में, जिसकी वजह से वो हार्ट को कंप्रेस करेगा और कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। अब फाइंडिंग्स में इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बैकटाइड है, इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। तो जब ठीक तरह से पंप ही नहीं करेगा तो हाइपोटेंशन मिलेगी, उसके गिर्द फ्लूइड है तो हमें हार्ट साउंड डिस्टेंट मिलेंगी। उसके अलावा वीनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगी। इसके अलावा ईसीजी पे हमें लो वोल्टेज क्यूआरएस मिल सकता है। ट्रीटमेंट में पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। पल्सिस पैराडॉक्सिस क्या होता है कि इंस्पिरेशन जब होती है तो अगर सिस्टेमिक बीपी मोर देन 10 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, फॉल कर जाए तो उसको हम बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि जब इंस्पिरेशन होती है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग भी ज़्यादा होगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन वॉल्यूम कम होगा और सिस्टोलिक बीपी भी कम हो जाएगा। अब ये कुछ कंडीशंस में हमें मिलता है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, ग्रुप में, अस्थमा, सीओपीडी और कार्डिक टैम्पोनेट में।